द न्यू इंडियन पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं सौंध, जम्मू कश्मीर के तारीखी, सियासी और सामाजी और इक्तिसादी मिसाइलों पर एक गुफ्तगू। ये छ सौंध, द न्यू इंडियन पॉडकास्ट। बह छस आरती टिकू, द न्यू इंडियनिच एडिटर। अस आज प्रोफेसर अमिताभ मट्टू, यम छ JNU's मज इंटरनेशनल अफेयर्स परनावन तो बे मानियो यम छ गुरु पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंटरनेशनल अफेयर्स तो हिंदुस्तानिक कशीर हिंद पेट छ यमन वारिया उस्तदी। तह सारनी छु सौंथस मज म्योन नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल तो अर्जू। प्रोफेसर अमिताभ मट्टू, नमस्कार। नमस्कार मारा। आज गोडनुक सवाल छ म्योन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं पूछना चाहता हूं, जो 15 लाख कश्मीरी तुम्हारे दस्ते इख्तियार में हैं, आपने उनको हक शुजाइयत दे दिया? क्या आपने उनको ये आजादी दी जो अपनी किस्मत जिस तरह चाहे बनाए? आप तो दुनिया को दुहाई दे रहे हैं, आप हिंदुस्तान को गालियां दे रहे हैं, लेकिन घर की सूरत तो क्या है आपकी? Win people against their will with the help of armed force. And if the people want to part company with us, they may go their own way and we shall go ours. We want no forced marriages, no forced unions. वो किया है ऐसा प्रोग्राम कि हम किसी हिंदू की प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। वहाँ के ऐसे से है कि जो भी भारत का नाम ले लेगा उसके लिए वहाँ गोली है। हिंदू को वो अपने जान से दुश्मन समझते हैं। ये तो एक प्रोपेगेंडा है कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे, वो है। लेकिन दरअसल जो है इन द लॉन्ग रन जो है वो या तो उनको कन्वर्शन करेंगे या तो उनको मार डालेंगे। वारिया लुक छ वनान कि 1947 मज येले इंडिया गो आज़ाद, जम्मू कश्मीर ओस तम साथ इंडिपेंडेंट। ये छा पोज, ये छा मानने यवन पॉलिटिकल हिस्ट्री मज कि योस इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट तो यमन ओस हक, महाराजा हरि सिंहस ओस हक कि रोज है इंडिपेंडेंट। अंग्रेजन ओस सारनी प्रिंसली स्टेटन वोनमुत क्लियरली एक्सप्लिसिटली कि तुह ज़्यादा चॉइसेस कह। हाँ, पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर विल एंड, मगर तुह पे या हिंदुस्तान ज्वाइन कर या पाकिस्तान ज्वाइन कर। महाराजा हरि सिंह कोर वैसिलेट वारिया छ दपान कि बट ओस रामचंद्र काक प्राइम मिनिस्टर, तमी वोन कि हे by time, but it was clear, explicit that there was very little choice. Either you join India or you join Pakistan. Sori khud popular movement Musalmanun hund Sheikh Abdullah National Conference os sute os Hindustan seat. Maharaja Hari Singh Pan os hund Dogra be tebisas नेहरू सीत ٲسِस डिफरेंसेस, मगर टेंडेंसी ٲسِस पूर हिंदुस्तानस सीत। कुनी पॉइंट ओस कि कॉन्टिग्यूस बॉर्डर्स ٲسۍ बोथ इंडिया सीत तो पाकिस्तान सीत। तम कोर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन इंडिया सीत तो पाकिस्तान सीत। पाकिस्तान कर वायलेट सो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या तम सोज कबाइल क्या पाकिस्तान आर्मी हंद नफर। उन सर्कमस्टेंसेस मज महाराजा हरि सिंह साइन कोर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बिल्कुल सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये 5 स्टेटन साइन कोर। लीगली इट वॉज अ कंप्लीट एंड टोटल एक्सेशन टू इंडिया। पत ओस माउंटबैटन वोन नेहरूस के हे यूनिलैटरली वन के we will go by the will of the people as well. But that was a unilateral commitment made by India to the people of Jammu and Kashmir. As far as the instrument of accession goes,
Maharaja Hari Singh signed the instrument of accession exactly like other princely states of India, and the legality of that accession cannot be questioned. सो जब महाराजा हरी सिंह ने एक्सेशन कर लिया, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक पार्ट बन गया, तो ये कैसे हुआ कि 370 जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया 1950 में, उसमें ये जो एक्सेशन की जो कंडीशंस थी वही 370 में भी डाली गई, वो क्यों हुई? और क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने वो सही किया था कि 370 उन्होंने ये कंडीशंस जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दिया था वो सही था? देखिए, नेहरू का भी, जैसे आरती जी आपका और मेरा झुकाव है कश्मीर, जम्मू कश्मीर की तरफ से। अब 70 साल के बाद हमें लगता है कि हम भी कोई स्पेशल उतने हैं नहीं। उस वक़्त लगता था आपको भी कि हम स्पेशल हैं, मुझे भी लगता था स्पेशल है, नेहरू को भी लगता था हम स्पेशल है। कि कश्मीरी लोग जो हैं उनकी तबीयत, उनकी सोच, उनकी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा है कि किसी और के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि महाराजा हरी सिंह ने ये देर लगाई, और मेरा मानना है कि ये जो अब आप कई लोग कह रहे हैं कि ये शेख अब्दुल्ला और नेहरू की वजह से हुआ, महाराजा हरी सिंह ने भी बहुत देर कर दी। क्यों उन्होंने एक्सेशन साइन करने में एक दिन में करना चाहिए था, पहले दिन ही साइन करना तो चाहिए आपको था। क्या लगता है उसके क्या वजूहात रहे होंगे कि हरी सिंह ने काफी देर लगाई? देखिए, महाराजा हरी सिंह जो थे पहले, अब तो उनके दिन पे छुट्टी भी दी जाती है तो बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ सब दिनों में छुट्टी दी जाए ताकि लोग घर बैठ के काम करें, वैसे भी ऑफलाइन मोड में काम कर रहे। लेकिन महाराजा हरी सिंह की जो तबीयत थी वो एक रॉयल फिगर की तबीयत थी। वो लंदन में उनके बहुत मशहूर हुए थे, और उसके बाद भी उनकी नेहरू के साथ, पर्टिकुलरली नेहरू के साथ बहुत डिफरेंसेस थे। उनको लगता था कांग्रेस और पंडित नेहरू जो हैं वो उनको अंडरमाइन कर रहे हैं क्योंकि शेख अब्दुल्ला का साइड ले रहे हैं। ये भी सच है कि मुस्लिम लीग जो था जिन्ना के साथ, वो प्रिंसली स्टेट्स के साथ ज़्यादा उनका झुकाव था। तो महाराजा हरी सिंह को उस वक्त एक कश्मीरी पंडित थे, रामचंद्र काक, जैसे मैंने आपको कहा प्राइम मिनिस्टर, कई कहते हैं कि उन्होंने उनको कहा कि आप स्विट्ज़रलैंड बन सकते हैं। देखिए, किसी को भी अपना एम्पायर बनाने का कोई मुझे लगता था कि मैं जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, मैं अपना एम्पायर यहाँ बना रहा हूँ। और वहाँ किसी ने बोला कि भाई देखिए, आपकी लोकेशन देखिए, आपकी बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हैं, तिब्बत के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, हिंदुस्तान के साथ भी होंगी, पाकिस्तान के साथ भी होंगे। आप एक न्यूट्रल बफर स्टेट होंगी। आपकी देखिए जोग्राफिया क्या है। तो आप कह रहे हैं कि रामचंद्र का जो है इस पे कन्विंस थे कि J&K जो है वो अलग रह सकता है, कि भाई आप टूरिज्म और बैंकिंग और ऐसे जैसे स्विट्ज़रलैंड बन गया, न्यूट्रल स्टेट बन जाइए, तो आपकी एक छवि जो होगी वो बाकी देशों के साथ होगी। और देखिए, ग्रेट पावर। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने इस तरह के, अंग्रेजों ने और अमेरिकनों ने रामचंद्र काक को इनकरेज किया। ये सच है, और मैंने आर्काइव्स देखी हैं जिसमें ये साफ पता चलता है कि एविडेंस है कि महाराजा हरी सिंह को इन्फ्लुएंस किया जा रहा था कि भाई आप स्विट्ज़रलैंड बना सकते हैं, जिस तरह शेख अब्दुल्ला को फिर बाद में इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि आप अगर इंडिपेंडेंट स्टेट बनेंगे। देखिए, कोल्ड वॉर शुरू होने वाली थी, कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, ग्रेट गेम एक प्ले की जा रही थी। उस दौर में हरी सिंह इनसिक्योर, पैरानॉइड, डजंट गेट अलॉन्ग विद नेहरू, doesn't identify with India or the Indian National Congress, becomes a subject to all this. And he is not a very strong figure. I mean, today you present Maharaja Hari Singh as some kind of a Bismarck. I am writing a history which is going to be published by Penguin, which is going to rewrite history. As long as I live to tell that story,
you will find both every rewriting of Maharaja Hari Singh, Ramchand तो Kak, मतलब आप जो and palace politics as well. आप बहुत बड़ा इनफैक्ट सवाल खड़ा कर रहे हैं इतिहास पे कि हरि सिंह भी कन्विंस थे कि उनको अलग रहना चाहिए, जबकि हम कई किताबों में हमने ये भी पढ़ा कि महारानी जो थी वो पहले ही इंडिया की तरफ उनका झुकाव था और वो पहले ही कहीं ना कहीं इनफैक्ट प्रेम शंकर झा की किताब में ये लिखा गया है कि महाराजा और महारानी ने एक तरह से डिसीजन ले लिया था कि वो भारत के साथ रहेंगे। मुझे बताइए कि क्यों उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, पहले दिन ही क्यों नहीं उन्होंने एक्सीड किया जैसे बाकी स्टेटों ने किया। आप आरती जी, यू आर अ ग्रेट जर्नलिस्ट एंड यू हैव अ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, व्हाई डिडंट महाराजा हरि सिंह एक्सीड टू इंडिया ऑन डे वन? Why did he want to buy standstill agreements? Has anyone questioned that? He was just buying time because someone had given him this delusion of grandeur or belief that he could be a independent king of an independent. लेकिन फिर उन्होंने रामचंद्र काक जी को डिसमिस कर दिया। हाँ। उसमें वहाँ और भी एक स्वामी जी थे जो पैलेस में थे, वो भी एक रोल प्ले कर रहे थे और अलग अलग ताकतें थी। मैं अभी क्योंकि मैं अब ये सब मैं किताब में जब निकलेगी और तब किताब से आप देखेंगे कि क्या क्या पॉलिटिक्स हो रही थी। ये जहाँ तक सच है कि जो उस वक्त युवराज थे डॉक्टर करण सिंह, उनका झुकाव पंडित नेहरू के साथ था। वो पंडित नेहरू को अपना रोल मॉडल मानते थे, पंडित नेहरू उनको टाइगर बुलाते थे और सचमुच इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ युवराज करण सिंह और डॉक्टर करण सिंह इज प्राइम मिनिस्टर नेहरू rather than Maharaja Hari Singh. Intellectual patronage. आपने कहा कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नेहरू को ये लगा होगा कि कश्मीरी स्पेशल है, लेकिन ये भी सच है कि भारत में हर समुदाय जो है वो स्पेशल है। बिल्कुल। बंगाली भी है, पंजाबी भी है, मलयाली भी है, कन्नड़ भी है। तो ये तो आर्गुमेंट नहीं रहा होगा या ये तो नहीं रहा होगा कि कश्मीरी कुछ खास है, क्योंकि सब प्राइम मिनिस्टर नेहरू की खुद की किताबों में उन्होंने जो इस पूरे देश का जो डिवर्सिटी है और सब भिन्न भिन्न कम्युनिटीज़ के बारे में जो उन्होंने लिखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो रहा होगा। और कई लोगों का मानना है कि इस बात पे बहुत मतभेद था कि 370 को शामिल करना चाहिए कि नहीं, स्पेशल स्टेटस होना चाहिए कि नहीं। ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसको सही नहीं माना और ये भी कहा जाता है एक वक्त पे कि सरदार पटेल ने पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर ऑफर किया था इन एक्सचेंज ऑफ हैदराबाद, और ये भी माना जाता है कि जिन्ना ने मना कर दिया उनको जम्मू एंड कश्मीर नहीं चाहिए था, उनको बल्कि हैदराबाद चाहिए था। तो ये सारे तथ्य जब आप देखते हैं तो क्या वजह रही होगी कि नेहरू ने ये 370 ये इतना बड़ा एक कंसेशन दे दिया शेख अब्दुल्ला को, और शेख अब्दुल्ला को लगभग राजा के रोल में जम्मू एंड कश्मीर दे दिया? देखिए, 2-3 कारण है। पहली बात तो ये आपको समझनी चाहिए कि फेडरलिज्म जो होता है, as long as you accept the unity and sovereignty of one central power, फिर आप अलग अलग तरीक़ों से प्रोविंसेस के साथ या फेडरल यूनिट्स के साथ अपनी रिलेशनशिप डिटर्मिन करते हैं। अमेरिका में भी ये हुआ, कनाडा में भी ये है, क्यूबेक के साथ किस्सा, भारत में भी है कि अब नॉर्थ ईस्ट के साथ 371A, हिमाचल प्रदेश के साथ अलग अलग है कि आप जब तक ये मानते हैं कि एक भारत है और एक भारत का संविधान है और एक भारत की अखंडता पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, फिर आपको आप कहें, देखिए हमारे समाज में ऐसी होते हैं कि हम लड़कियों को मैट्रिलिनियल सोसाइटी है हमारी, तो वो आप कंसीड करते हैं क्योंकि जानते हैं कि भारत एक इतना मल्टीकल्चरल डाइवर्स देश है। 370 में भी बिल्कुल वैसे ही हुआ, क्योंकि 370 में भी कहा गया टेम्पररी है, क्योंकि
उस सर्कमस्टेंसेस में, जिस सर्कमस्टेंसेस में एक सेशन हुआ, और मैं मानता हूँ कि अगर ओरिजिनल सिन है तो ये शेख अब्दुल्ला का भी नहीं, मुस्लिम लीग का भी नहीं, महाराजा हरि सिंह का स्टैंड स्टिल और वैसिलेशन का है। तो उन सर्कमस्टेंसेस में एक कंसेशन दिया गया, ठीक है कुछ देर तक आपको हम ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन ये टेम्पररी है। और टेम्पररी तब तक है जब तक आप भी मेन स्ट्रीम में आएंगे। आप चाहते हैं कि अपने लैंड रिफॉर्म्स किए जाए। हमारे पुश्तों ने हज़ारों एकड़ जो ज़मीन थी वो खो दी, क्योंकि उस वक्त माना गया कि भाई नहीं, कि लैंड टू द टिलर्स होना चाहिए, इसलिए फंडामेंटल राइट्स नहीं एक्सटेंड किए गए। आपको पता है राइट ऑफ प्रॉपर्टी, कश्मीरी पंडित्स जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे कई, उन्होंने छोड़ दी, और बाकी जगह किसी जगह नहीं लैंड रिफॉर्म्स ऐसे किए गए। लेकिन टेम्पररी था, और ये नेहरू ने भी माना था, और सारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और आपने जहाँ तक भीमराव अंबेडकर साहब का कहा था, बिल्कुल सही बात है। उनको लगा कि ये एक पंडोरास बॉक्स है, अगर ये पंडोरास बॉक्स हमने खोल दिया जम्मू कश्मीर के लिए, अगले और भी कोई और से रियासतें हैं वो मांग सकती हैं ये चीज़ें। लेकिन सरदार पटेल जो थे, उन्होंने भारत की अखंडता पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने की कोशिश की, कंसेशंस दिए कई जगह, लेकिन ये एक ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर द यूनिटी एंड सॉवरेंटी। आप समझिए 1947 से 1950 तक आपने कितना अकोमोडेट किया, कितनी डाइवर्सिटी। सर पटियाला के महाराजा जिनकी 300 बेगमें थीं, क्या क्या रियासतें थीं, जयपुर से लेके कन्याकुमारी तक आपने पूरा इंटीग्रेट किया भारत को। उसमें जम्मू कश्मीर एक एग्जाम्पल था। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा कि ये टेम्पररी प्रोविज़न था 370 कॉन्स्टिट्यूशन में, और माना जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने भी कहा ये जाते जाते जाएगा। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि जब उनको पूरी रियासत मिली जम्मू एंड कश्मीर चलाने के लिए, तो उसके बाद उन्होंने भी वो वैसिलेशन जो आप कह रहे हैं कि जो महाराजा हरि सिंह के साथ हुआ, वो हड़बड़ा गए, वो कंफ्यूज हो गए, वो उन्होंने देर लगाई इंडिया के साथ एक्सेशन में, तो वो कन्फ्यूजन जो है वो शेख को भी हुआ, और जिसकी वजह से शेख जो है को जेल जाना पड़ा 1953 में। तो क्या हुआ शेख और नेहरू के बीच? शेख अब्दुल्ला को भी वही डिल्यूजन दिया गया अंग्रेज़ों और अमेरिकनों ने और CIA ने। तो अब तो बिल्कुल स्पष्ट है, जहाँ तक कि एडलाई स्टीवनसन आए, यहाँ के जो एम्बेसडर थे वो उनकी बेगम जो CIA एजेंट थी, उन्होंने यही उनको भी ड्रामा बताया, यही एक डिल्यूजन दिया कि आप स्विट्ज़रलैंड बन सकते हैं, कि शेख अब्दुल्ला एक चीफ मिनिस्टर का नहीं, रियासत का चीफ मिनिस्टर नहीं, एक शेख बन सकता है पूरी एक नए स्विट्ज़रलैंड का, वही डिल्यूजन। और शेख अब्दुल्ला को लगा कि हो सकता है कि भारत एक कमज़ोर देश है, एंग्लो अमेरिकन एक पावर्स हैं, और इसके लिए एविडेंस है। ये मैं ज़बानी नहीं कह रहा हूँ, हर एक चीज़ जो मैं आपको कह रहा हूँ आज आतिश जी, ये मेरी किताब में निकलने वाला है, और ये पेंगुइन निकाल रही है अगले साल, तो आपको प्रिल्यूड दे रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट बेस्ड हैं, जो आर्काइवल रिसर्च मैंने की है 5 देशों में, पाकिस्तान, भारत, लंदन और अमेरिका में, और ये पूरा स्पष्ट है कि CIA का रोल था, और CIA ने पेनिट्रेट किया था शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को, और पाकिस्तानी एजेंट्स ने पेनिट्रेट किया था, और उस वक़्त ये शेख अब्दुल्ला को एक डिल्यूजन दिया कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ एन इंडिपेंडेंट कश्मीर बन सकते हैं और एक बफर स्टेट बनेंगे, जिस तरह स्विट्ज़रलैंड बना था। वही डिल्यूजन जो महाराजा हरि सिंह को दिया था। तो क्या ये माना जाए कि चूंकि शेख अब्दुल्ला कॉम्प्रोमाइज़ हो गए और नेहरू ने उनको जेल में डाला, तो वह सही कदम था? बिल्कुल सही था। अगर मैं प्रधानमंत्री होता
और कोई बगावत करता है हिंदुस्तान के खिलाफ तो मैं भी जेल में डालता। तो उसके बाद शेख के वापस ले आए उनको, इंदिरा गांधी जी वापस ले आई, इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ। लेकिन इस बीच में हमें ये भी मालूम है कि 370 जो है आर्टिकल वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई सारे सेंट्रल लॉज जो है वो एक्सटेंड किए गए। जो फंडामेंटल राइट्स की बात आप कर रहे थे जो नहीं थे, वो एक ना एक तरीके से किसी न किसी तरीके से वो JNK को दिए गए। तो ये आप हमें बताइए हमारे सुनने वालों के लिए कि ये जो शेख अब्दुल्ला की नीतियाँ रही, उन्होंने प्लेबिसिट फ्रंट बनाया कश्मीर में उस वक्त जब वो जेल में थे, और उस वक्त बाहर जो हुकूमत में थे, इन सब का क्या रोल रहा है कश्मीर में जो 89-90 में जो आतंकवाद शुरू हुआ, इन सब का क्या रोल रहा है? ये मेरा मानना है कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर की है वो, और यही मेरा थीसिस है किताब में, एक फंक्शन है जियोपॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का। जब कश्मीरियों को एक वादाए हूर दिया गया, जैसे इकबाल ने शिकवा में दिया था कि काफिरों को मिली क्या कसूर और बेचारे मुसलमानों को सिर्फ वादाए हूर, उसी तरह जब वादाए हूर जब भी कश्मीरियों को मिला, और कश्मीरियों की बात मैं जब कर रहा हूँ, महाराजा हरी सिंह को भी वही वादाए दिया, क्या आप एक सल्तनत बनाएंगे, आप एक स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे। शेख अब्दुल्ला को भी वही एक ड्रीम दिया, एक ख्वाब दिखाया। और लेकिन 1971 के बाद जब बांग्लादेश बना, जब जियोपॉलिटिक्स बदल गई, भारत का झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ हो गया, और जब शेख अब्दुल्ला को भी और भुट्टो ने एक वर्बल अंडरस्टैंडिंग की इंदिरा गांधी के साथ कि लाइन ऑफ कंट्रोल ही इंटरनेशनल बॉर्डर बनेगा, शेख अब्दुल्ला को भी पता चल गया ज़मीन कहाँ है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। 1990 में जब ज़िया उल हक बने और जियोपॉलिटिक्स बदल गया, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, अफ़गानिस्तान के मुजाहिद खाली हो गए, तो उस वक़्त फिर वादाए हूर दिया कि ये आप कश्मीर भी आज़ाद कर सकते हैं। और वो रॉबिन रैफेल हो या बाकी लोग हों, उन्होंने भी ये लोगों को ये उम्मीद दी कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो ये सोचते थे नहीं कि भारत की इतने इंटरेस्ट और स्टेक्स हैं जम्मू कश्मीर में कि वो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है कि वो जम्मू कश्मीर और कश्मीर वादी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ करें। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कम्युनिस्ट हो या कोई और तंजीम हो या सोशलिस्ट हो, जम्मू कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं। 80% आपकी डिप्लोमेसी जम्मू कश्मीर पे आप लड़ रहे हैं। ये बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर में CIA या MI6, अमेरिका या ब्रिटेन जो है, इनको इतना इंटरेस्ट क्यों रहा है हमेशा से? बिकॉज शुरुआत में तो कोल्ड वॉर के टाइम पे तो उनको लगा कि यहाँ से जो उनकी ग्रेट गेम है वो खेली जा सकती है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी जम्मू कश्मीर की ऐसी है। देखिए, कई तो कहते हैं कि जो सारे मिशनरी स्कूल भी हैं, और उसका कुछ एविडेंस है कि टेंडल बिस्को के कोई सक्सेसर्स भी MI6 के लिए काम करते थे। लेकिन आप बताइए कैसी ऐसी कितनी जगहें ऐसी हैं जिनके चाइना के साथ भी बॉर्डर हैं, अफ़गानिस्तान वाखान कॉरिडोर के तो, रशिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, और एक ऐसी छोटी वादी है, सुंदर है, उस पर अगर कब्ज़ा किया जाए तो आप कई खेल खेल सकते हैं। वियना में भी खेलते थे, स्विट्ज़रलैंड में भी खेलते थे, ग्रेट एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर्स, द ब्रिटिश एम्पायर, द जर्मन्स। स्विट्ज़रलैंड भी वैसा ही एक था प्ले फील्ड। जब अगर एशिया आप समझे तो बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहां उनको लगता था कि अगर फुट होल्ड हो जाए तो वो आप एक गेम प्ले कर सकते हैं। ये कोल्ड वॉर के टाइम थे। अब भी चाइना की वजह से अब भारत की सूरत हाल अलग है, लेकिन अभी भी लोगों को लगता है कि ये ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। लोगों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आप और मुझको कश्मीर, कश्मीरियत, कश्मीर कल्चर, कश्मीर कुजीन, कश्मीर
आर्किटेक्चर फैसिनेट करता है। जियोपॉलिटिक्स को तो ज़मीन से इंटरेस्ट है, और ज़मीन पे कब्ज़ा, ज़मीन से क्या हासिल किया जा सकता है, वही उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी पूरी बेसिस ऑफ देयर स्ट्रैटेजी हैज़ बीन दैट। और ये आपने सही कहा कि जियोपॉलिटिक्स में ज़मीन की कीमत है। तो ज़मीन कश्मीरी पंडितों ने छोड़ दी, कश्मीरी पंडित भगाए गए 1990 में। उसका क्या कारण है, क्या हुआ? कई लोग अभी भी कहते हैं कि गवर्नर जगमोहन ने भगाया, कई लोग ये कहते हैं भागता नहीं, कोई भागता नहीं, घर छोड़ के कोई भागता नहीं है, अपनी ज़मीन छोड़ के कोई भागता नहीं है, जब तक कि उनको लग ना जाए कि बिल्कुल मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। ना जगमोहन, ना कोई और सिक्योरिटी एजेंसी किसी को हिला दे सकती है। और जो ट्रेजेडी है, अगर कश्मीरी मुसलमान भी ना रियलाइज़ करें कि जो कश्मीरी पंडित्स के जाने से कश्मीर ने खोया है, वो कभी वापस नहीं आ सकता। One of the yak cheese, Bosu's advisor Mufti Sayyidun, Temusa conclave करमुत, conclave क्या मीटिंग करमुत सारनी बटन हंसीत, RSS हन बटन सीत, गॉडन्युक फ्रेज उन, तो ही गयो आबाद ऐसे बर्बाद। Kashmiri Pandits don't need the Kashmiri Muslim, don't need the valley, except in a sentimental, nostalgic sense. They've done exceptionally well wherever they have gone. The Kashmiri Muslims have lost the diversity which tempers, which moderates, which lends a certain symbiotic sense of a diverse culture. The moment Kashmiri Muslims realize this, things will turn. And the moment that Kashmiri Pandits are willing to forgive, let's begin a new chapter. We can have a new beginning. कई लोग ये भी कहते हैं कि जब शेख अब्दुल्ला आए और उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स जिनको वो कहते हैं, तो उन्होंने इनफैक्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में कश्मीरी पंडित 1947 से भागना शुरू हुआ। 1947 से कश्मीर छोड़ना शुरू हुआ, अपनी ज़मीन छोड़ने लगा। तो वो आपको लगता है शेख अब्दुल्ला जो है फंडामेंटली कम्युनल थे, फंडामेंटली कश्मीरी पंडित्स के खिलाफ थे? तो ये कई लोग ये कहते हैं, लेकिन वो उस वक्त जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो एक नया कश्मीर मैनिफेस्टो था, एक कम्युनिस्ट पार्टीज़ के साथ इन्फ्लुएंस था। फ्रेडा बेदी थी, बाबा बेदी थे, अलग अलग कम्युनिस्ट का भी था। और सही बात तो है कि कश्मीरी पंडित्स प्रोपोर्शनली लॉस्ट प्रॉब्ली मोर लैंड, बट मुसलमानों ने, हमारे बगल में द्राबूज रहते हैं, उन्होंने भी ज़मीनें खोई हैं, बहुतों ने, मुसलमानों ने भी ज़मीनें खोई। मेरे एक फादर के चाचा थे, एक दिन टोंगा और गाड़ियों पे चलते थे, दूसरे दिन उनके पास बस और ऑटो के लिए भी पैसा नहीं था, ख़त्म हो गए। कम्युनल तो मुझे नहीं, ये सच बात है कि वो एक ही वॉज अ डिवाउट मुस्लिम, बट वो जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो था, तो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ सोशलिस्ट डॉक्यूमेंट, एंड that was one of the ways in which the communists were penetrating, and that's why the Anglo-Americans trying to intervene to prevent the communist penetration into the Sheikh Abdullah or the National Conference. जो उन्होंने साजिशें की वो इसलिए भी थी कि उनको लग रहा कि ये रशियंस आ रहे हैं यहाँ, आप इसको अगर लोकल को छोड़ के ग्लोबल में देखें बिल्कुल समझ आ जाता है। अगर हम शेख अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला के हाउस होल्ड से शुरू करें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि किसने क्या किया, लेकिन अगर आप सोचें कि ये एंग्लो अमेरिकन रशियन स्ट्रैटेजी प्लान था, तब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी चीज़ें। बिल्कुल, लेकिन ये भी सच है कि भारत सोवियत यूनियन की तरफ उनका, भारत का झुकाव था, लेकिन सोवियत यूनियन के कोई ऐसे एक्सपेंशनिस्ट हमने देखे नहीं, कोई एविडेंस नहीं देखा है कि वो भारत पे कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे थे या टेरिटरी या JNK में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मेरा सवाल, मैं बार बार ये क्यों पूछ रही हूँ कि शेख अब्दुल्ला और उनके बाद जो आए हुक्मरान कश्मीर में, उनकी क्या क्या गलतियाँ, या शायद उन्होंने अच्छाई भी की होगी, क्या रोल रहा उनका कि हमारी कंडीशन, जो सिचुएशन 1989 में हुई, आउट ऑफ कंट्रोल जो हुई, फारूक अब्दुल्ला तो भाग ही गए, तो वो
क्या क्या रहा है उस इतिहास में 1950 से लेकर 1989 तक? देखिए, आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि जम्मू कश्मीर को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, उसलिए आपको एक पॉलिटिकल एलीट, पॉलिटिकल क्लास की ज़रूरत है। और उस पॉलिटिकल क्लास को आपने एक एग्रीमेंट किया, अंडरस्टैंडिंग की, ख़रीदा और कहा कि अब बस तुम चलाओ। और जब तुम चलाओ तो उनकी पेट्रनेज पे आप चलाते रहे कश्मीर को और रिग करें इलेक्शन तो रिग करते थे 1950 से। शेख अब्दुल्ला ने खुद अपना इलेक्शन पहला वाला रिग किया और 87 तक सादिक साहब, बख्शी साहब सब ने रिग किया इलेक्शंस। लेकिन आपने एक ये अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई ये चलाएंगे, कश्मीर इज़ अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम। और जब तक के अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी और लोग कम थे, जब तक के मैं ये JNU की एग्जांपल देता हूँ, जब तक कि आपके लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट थे, अब लेफ्टिस्ट मार्जिन हो गए, राइट अपने आपस में लड़ रहा है कि जब तक कश्मीरी पंडित्स की जॉब्स थी, अपॉर्चुनिटीज़ थी, जब कश्मीरी पंडित ही नहीं रहे, कोई मेडिसिन, पहले तो ये होता था कि भाई आपको आरती तिक्कू का 90% लेने हैं मेडिसिन के लिए, शमीमा अहमद को 60% लेने हैं। जब आरती तिक्कू ही नहीं रही तो फिर शमीमा अहमद तस्नीम जान के साथ compete करने लगी और अपॉर्चुनिटीज़ कम होती गई। तो एक इंटर क्लास मेजॉरिटी कम्युनिटी में तनाव हो गया। वो तनाव तब ज़ाहिर हुआ 87 में जब सारी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई थी, क्योंकि आप पेट्रनाइज जिनको क्लास को किया था, उन्होंने एक टाइनी सेक्शन को बेनिफिट्स दिए थे और माइनॉरिटीज़ तो मार्जिनलाइज थी। तब तक ना आप रहे थे ना मैं रहा था। अपॉर्चुनिटी जो भी, सच बात तो ये है कि अगर आपके भी पिताजी आज के दिन भी और या 1970s में भी रहते कि आरती चोन भविष्य छु हिंदुस्तानस मंस किसी मनुष्य, यही कहते ना आपको भी? बिल्कुल, मुझे भी यही कहते थे। यहाँ कहाँ रहना ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि कश्मीरी पंडित्स किसी भी हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के, ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन के, वो हमेशा उनकी नज़र जो थी वो दिल्ली पर होती थी, उनकी नज़र पूरे भारत पे होती थी और कहीं नहीं होती थी। तो ये कैसे हुआ कि कश्मीरी मुस्लिम धीरे धीरे जो है उनकी नज़र पाकिस्तान की तरफ चली गई? कि ये माना जाए कि उनकी नज़र हमेशा पाकिस्तान की तरफ थी और शेख अब्दुल्ला ने नहीं, एक तो आइडियोलॉजिकल एफिनिटी और आइडेंटिटी के अलग अलग पहलू होते हैं। एक तो इस्लामिक आइडेंटिटी है। मुझे याद है दूरदर्शन में श्रीनगर में प्रोग्राम था, 72 में एशियन गेम्स आए तो बच्चों का एक प्रोग्राम होता था, उसमें मैं भी गया था, मैं 10 साल का था। तो उसमें किसी से पूछा कि हिंदुस्तानी टीम का क्रिकेट कैप्टन कौन है 72 ईयर लेटर, उन्होंने कहा जावेद मियाँदाद। वो एक तबीयत तो थी कि भाई पाकिस्तान है, इस्लाम है, मुस्लिम आइडेंटिटी है, वो तो है ही। दूसरा ये भी इंस्ट्रूमेंटल कि जब तक अगर आप अपना पूरा दिखाएंगे पूरा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, फिर वी विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। तो आप कह रहे हैं कि कश्मीरी मुस्लिम लीडरशिप ने इसको एज एन इंस्ट्रूमेंट, अगर हम अलग है ही नहीं तो फिर क्या है, फिर क्यों, फिर फारूक अब्दुल्ला और चंद्रबाबू नायडू में क्या फ़र्क है? तो आप मानते हैं कि कश्मीरी मुस्लिम कहीं ना कहीं उसने जो अपनी both instrumental and expressive in the sense that there was an additional identity factor. After all, there was a partition, there was independence, there was a Muslim identity, there's a sense of a common ummah. लेकिन कहते हैं, कई लोग ये कहते हैं, हमने इतिहास की किताबों में भी पढ़ा कि 1947 में कश्मीरी मुसलमान जो है वो कश्मीर के लिए खड़ा हुआ, वो पाकिस्तानी कबालियों के खिलाफ खड़ा हुआ, पाकिस्तानी जो अपने आप को जिहादी मुजाहिदीन बोलते थे उनके खिलाफ भी खड़ा हुआ। बिल्कुल सच है। ये मल्टीपल रियलिटीज़ जब तक आप नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आप लोगों की तबीयत ही नहीं जानेंगे। आप मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं आपको नहीं पहचानूंगा, क्योंकि हर एक पर्सनैलिटी में ये है। ये सच बात है कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान का एक रूहानी रिश्ता भी है, और कोई जो डिनाई करेगा, मेरा भी आज के दिन में मैं कश्मीर में जाता हूँ, वाजवान खाता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, मुझे एक
सचमुच एक एक bond सेंस है। ऑफ बॉन्डिंग आती है, सेटिस्फैक्शन होती है। और मैं अगर वो डिनाई करूँ ना, कुछ सिर्फ काशी हिंदू, it will be a complete denial of myself. But also I realized कि yes, we grew up that there were crackers when Pakistan won and there was blackout when India So, lost. कहीं नहीं आपको ये नहीं लगता है कहीं ना कहीं कि ये जो आपने बोला कि नेहरू ने या दिल्ली सरकार ने जो पॉलिटिकल क्लास कश्मीर में खड़ा किया, वो कहीं ना कहीं उन्होंने धोखा दिया नेहरू को, उन्होंने कहीं ना कहीं इंदिरा को धोखा दिया। वो धोखेबाजी तो सियासत की एक पार्ट है कि भाई आपकी रेलेवेंस किस तरह रहेगी अगर आप समझें कि वो, अगर आपको उसी बैलेंस में तोला जाए जिसमें कोई और इंडियन लीडर हो। धोखेबाजी नहीं है, सियासत है। और आपकी क्या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है कि मैं जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं मुसलमान हूँ, पूरी एक ही मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है हिंदुस्तान में। आप यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को ही ख़त्म कर देंगे तो फिर क्या रही आपकी अहमियत? फिर क्या रही अहमियत चीफ सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर का हो, या क्या रही अहमियत जो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो? कोई नहीं, फिर तो एक ही है, माशा एक तोला एक है। तो सत्य तो लेकिन यही है कि अभी तो फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि राम राम का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम सभी हिंदू हैं, हम सभी हिंदुस्तानी हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं शायद सच है। वो भी सच है, वो भी सच है। हर एक ने इस डेमोक्रेसी क्या है कि आपने एक आइडियाज़ की बैटल करनी है, लेकिन अपनी एक छवि बनानी है। वो छवि ऐसी बनानी है जिसमें आप भारत की फोर्सेस को भी ना एलिनेट करें और अपने लोगों को भी जुड़ा के रखें। लेकिन इस सियासत में वो शेख अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उनके बाद की लीडरशिप भी हो या उनसे पहले की लीडरशिप हो, उन्होंने इस सियासत में कहीं ना कहीं भारत जो एक कल्चरल एंटिटी भी है, एक सिविलाइजेशनल एंटिटी भी है, एक नेशन भी है, इसको कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचा है। हाँ, वो उनका नहीं है कसूर, वो कसूर है हुक्मरानों का दिल्ली का कि आपने लगाम नहीं लगाई। आप हर एक जगह लगाम लगा सकते हैं, ये रेड लाइंस है। तो आपने रेड लाइंस नहीं लगाई शेख अब्दुल्ला पे। नेहरू ने तो शेख अब्दुल्ला को जेल भेज दिया। हाँ, रेड लाइन क्रॉस कर दी, रेड लाइन क्रॉस कर दी। एडलाई स्टीवनसन और या अमेरिकन एम्बेसडर या पीर मकबूल के साथ गुलमर्ग में उनको लगा कि पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। इंटेलिजेंस BN मलिक ने लिखा है अपनी किताबों में, रेड लाइन क्रॉस कर दी। उस वक्त कोई रेड लाइन का नहीं है कि शेख अब्दुल्ला हैज़ क्रॉस रेड लाइन, नो कॉम्प्रोमाइज़। आपने एक लाल लकीर लगानी है, अगर आपने इसको क्रॉस किया तो उसके बाद कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जहाँ अब हमारे हुक्मरान थे ऐसे, जैसे पर कहते हैं नरसिम्हा राव ने, जनरल कृष्णा राव ने मुझे पूछा एक बारी कि नरसिम्हा राव जब वो गवर्नर बने, नरसिम्हा राव ने कहा कि हैव वी लॉस्ट कश्मीर? सर, वी विल नेवर लूज कश्मीर अंटिल द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर देयर। सो you have to be absolutely clear about what our national interests are, what our federal politics is. ये नहीं कि मैं हर एक को कहूँगा कि आर्थिक टिक्कू बन के, जब तक तुम आर्थिक टिक्कू की तरह बनोगे नहीं तब तक मैं बात नहीं करूँगा। But be clear about what are the red lines. I mean that's, and allow politics. Much of this is politics, instrumental। भाई वोट तो देने हैं ना, वोट के लिए तो लोग बोलेंगे ना सब कुछ। I am just telling you explicitly, frankly, most candidly, my experience of the last 30 years in public life. लेकिन एक जो कश्मीरी पंडित लगातार कहते आ रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ एक सिस्टमैटिक जेनोसाइड हुआ, ओवर द सेंचुरीज हुआ, 14th सेंचुरी से लेकर 1989-90 तक। उसमें इकोनॉमिक जेनोसाइड की भी बात होती है, उसमें सोशल कल्चरल जेनोसाइड की बात होती है, और ये भी कहा जाता है कि इसके पीछे जो कारण है, मेन कारण हमेशा इस्लामिक जिहाद रहा है। क्या उसकी भी कोई जियोपॉलिटिक्स है? देखिए, ये बहुत सिंपलिस्टिक है। क्या है इस्लामिक जिहाद
और किस तरह इंस्ट्रूमेंट बना या नहीं बना, ये एक स्लोगन है। मुझे लगता है कि हर एक चीज़ जो ऐसे एक स्लोगन है, ये सियासत के लिए ठीक है, बट आप और मेरे लिए जैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं या आइडियाज़ की बात करें, डिसएग्रीगेट करिए क्या उनका मान्य क्या है और क्या करना चाहिए इस वक्त। ठीक है, जेनोसाइड है, ख़त्म हो रहे हैं, पंडित ख़त्म हो जाएंगे जैसे पारसी ख़त्म हो गए, लेकिन रिवर्स करने के लिए क्या आप कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि जब जा रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर, अब आज के दिन तो सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में कोई पंडित जा ही नहीं रहे वापस। हमने वो भी कर दिया, सारे लॉज बदल दिए, सब कुछ बदल दिया, खरीद क्यों नहीं रहे हैं प्रॉपर्टी? कह रहे हैं कि अब टारगेटेड है, किलिंग्स हो रही हैं, लेकिन कोई प्लान है क्या है? और सिंपलिस्टिक व्यूज़ ऑफ हिस्ट्री आर ऑलवेज डेंजरस, बिकॉज आई एम एन एकेडमिक, आई जस्ट फाइंड सिंपलिसिटी टू स्केरी। लेकिन ये भी सच है कि पाकिस्तान ने वो ज़ियाउल हक थे या बेनज़ीर भुट्टो थे, इस्लामिक जिहाद का खुले आम इस्तेमाल किया मोबिलाइज करने के लिए, क्योंकि वहाँ इस्लाम के नाम पे आप मोबिलाइज कर सकते हैं ना कि ये जिहाद लड़ो। क्यों लोग अपने आप को मारेंगे? ये तो आर्मी में भी आपको मोटिवेट करना पड़ता है कि एक बैटल क्राई हो, एक भारत का एक नेशनल इंटरेस्ट की बात हो। मोबिलाइज करने के लिए तो सबसे आसान चीज़ है ना, वहाँ कश्मीर में जिहाद है, काफिरों ने ऐसा माहौल किया है, जाइए। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मोबिलाइजेशन, नहीं तो बेनज़ीर भुट्टो जैसी वेस्टर्न लिबरल और उसका बेटा जो अंग्रेज़ी बोलता है, क्राइस्ट चर्च कॉलेज ऑक्सफोर्ड का, उर्दू बोलता है, कभी सीखी नहीं है, उनका क्या है जिहाद के साथ? दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मोबिलाइजेशन। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की नीतियाँ नहीं हैं कि वो कोशिश करेगी कि भारत को तोड़े और कट इट बाय 1000 wounds. That is their policy because their identity is defined by anti-India. And also Islam, because Pakistan. Yeah, but the Islam is fractured. कहाँ इस्लाम? आप पहले पाकिस्तान में जहाँ आपने पाकिस्तान बनाया, इस्लाम के नाम पे बना, इस्लाम के नाम पे बना, लेकिन उन प्रोविंसेस में बना जिनमें कोई मुस्लिम लीग का था ही नहीं मोबिलाइजेशन। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, फ्रंटियर, वहाँ आपने बनाया। मुहाजिर आए जहाँ माइनॉरिटीज़ थे यूपी और बिहार से, वहाँ गए, उन्होंने पाकिस्तान बनाया वहाँ, लेकिन बांग्लादेश बन गया। बंगाली मुसलमानों ने कहा हम इनके साथ नहीं है, आज बलूची कहते हैं हम नहीं। तो कहाँ ये इस्लामिक मोबिलाइजेशन चल सकी है? रिलीजन इज़ नॉट, और मैं यहाँ भी कह रहा हूँ आपको, रिलीजन इज़ नॉट अ बॉन्ड which is strong enough to hold a nation together. Values are दोस्ती, harmony, diversity, democracy, freedom. लेकिन जमात इस्लामी, जिनका कि एक बहुत बड़ा सोशल बेस है कश्मीरी मुस्लिम सोसाइटी में, उन्होंने भी इस्लामिक जिहाद के नाम पर उन्होंने काडर खड़े किए। बाद में हिजबुल मुजाहिदीन बनी उनके ही एजेंडा को, मैनिफेस्टो को लेकर, और लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और भी कितने सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी। अफगानिस्तान, पोस्ट अफगानिस्तान की सारी गलतियां और अमेरिकन्स की गलतियां, मैं तो हमेशा कहता हूँ अमेरिकन्स की गलतियां, और अमेरिकन्स ही हमें डुबोएंगे अगर कभी डुबाएंगे। तो ये अमेरिकन्स की गलतियां, उन्होंने मुजाहिद बनाए क्योंकि उन्होंने सोचा कि सोवियत यूनियन जो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी है, उनके साथ लड़ने के लिए किस बेसिस पे मोबिलाइज करें। जो अफगान ट्राइब्स हैं वो एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते हैं, कोई यूसुफजाई है, कोई है, कोई कुछ है, तो इस्लाम के नाम पे वो लड़ सकते हैं। These are instruments of mobilization, especially among ignorant, uneducated people. Otherwise, the only way in which you can really construct a nation is on the basis of common values. I mean, that's my belief. I don't think you can ever construct a nation for long on the basis of religion. लेकिन जब एक बार मोबिलाइज हो जाते हैं लोग, वो इस्लाम के नाम पे हो, वो क्रिश्चियनिटी के नाम पे हो, क्रूसेड्स लड़े गए, जो मेजर वॉर्स हुई क्रिश्चियन सिविलाइजेशन और अरब्स के बीच में और इस्लाम के बीच में,
वो लड़े गए और मोबिलाइज हुए लोग, और मोबिलाइज हो जाते हैं लोग, क्योंकि वो अपने आप को वो उस आइडेंटिटी के साथ जोड़ पाते हैं। तो क्या ये सच है, क्या ये माना जाए कि कश्मीर के जो लोग हैं अपने आप को मुसलमान ज़्यादा देखते हैं कि अपने आप को कश्मीरी? कश्मीरी पंडितों का सवाल तो सिंपल है कि मैं और आप कोई भी ऐसे मोबिलाइज नहीं होंगे जिसमें अपने आप जान को देने को तैयार हों। आप देने को तैयार हैं किसी जान को, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं? तो अगर आप कश्मीरी पंडितों को मॉडल माने कि कभी ना जान देंगे ना जान लेंगे अपनी आइडेंटिटी के लिए, अगर वो मॉडल आप रखें, ये कमज़ोरी नहीं, हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। लोग समझते हैं ओह ये बट दाल बट, ये दाल बट का मॉडल अगर आप बनाए ना, तो पूरे देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक मॉडल होगा। क्योंकि ऐश दाल बट, ऐश न लड़ाई करान, ऐश न बंदूक तुलान, ऐश न मारान कैस, ऐश न कांगर जंग करान, ऐश न कन तुलान। तो ये कहिए कि इसमें ये हर सियासी ग्रुप ने, शेख अब्दुल्ला हो या मुफ्ती सईद हो, इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं इस्लाम का इस्तेमाल किया। शेख अब्दुल्ला और फ़ारूक अब्दुल्ला ने JKLF को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी किया। मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती हरा कपड़ा लेके घूमने लगे, कश्मीर में प्रचार करने लगे। तो क्या आपको लगता है आज की सियासत कश्मीर की जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई बदलाव आया है, या लोग अलग तरीके से सोचने लगे हैं, पिछली बातों को बुला रहे हैं, और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई समझदारी आ गई है? देखिए, एक तो साफ तौर पे ये स्पष्ट है कि आज के दिन में लोग डर की वजह से या माहौल बदलने की वजह से कोई बाहर नहीं निकल रहा है, कोई पथराव नहीं कर रहा है। ये अब देखना है कि कब तक ये हो सकता है, कब तक रहेगा ऐसा माहौल। लेकिन लोग समझते थे, आप समझती थी, या मैं भी समझता था कि 370 अगर उठ गया तो एक बहुत बड़ा तनाव होगा वहाँ कश्मीर में। लेकिन आज के दिन तो ऐसा माहौल नहीं देख रहे हैं हम। अब तो इससे क्या जाहिर होता है? इसके साथ जाहिर होता है कि कभी ये सिनिकल अप्रोच कि अगर आप सोटी लगाएं तो लोग ज़्यादा मानेंगे, अगर गाजर वो कैरेट्स एंड स्टिक्स में, तो अगर ज़्यादा आप लोगों को पैम्पर करेंगे तो तब नहीं असर होगा। मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि हाँ, एक रेड लाइन रखिए, एक लाल लकीर निकालिए कि अगर कोई क्रॉस करे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लेकिन मेन स्ट्रीम में लाना है, लोगों को डेवलपमेंट लाना है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, एक वातावरण होना चाहिए खुशहाली का, अमन का। तो मेरा मानना है कि अगले सालों में यही नीतियाँ होनी चाहिए सरकार की, और डेमोक्रेसी ही एक राह दिखा सकती है। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल भी एक टेम्पररी रूल रहता है, एक ब्यूरोक्रेट्स का रूल रहता है, और मुझे ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के साथ सख्त नफरत है। तो ये बताइए कि कश्मीरी पंडित, उनका क्या फ्यूचर है कश्मीर में? क्या कोई फ्यूचर है कि नहीं? देखिए, कश्मीर के लिए कश्मीरी पंडित्स का फ्यूचर ज़रूरी है। कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए कश्मीरी पंडित्स का वहाँ होना, उनकी सोच का होना बहुत ज़रूरी है। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर नहीं ज़रूरत है, कश्मीर को कश्मीरी पंडितों की ज़रूरत है। तो कश्मीर को दिखाना है हमें कि किस तरह कश्मीरी पंडितों को वो वापस लाए। आप और मैं, आप यहाँ एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं न्यू इंडियन की, आपको कश्मीर की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे ज़रूरत है, कश्मीर को हमारी ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको नमस्कार और नमस्कार और